Hello, good morning, students. Welcome to my YouTube channel, Oskai Professional Institute. Myself Ritu Jaiswal. आज आप सभी को 10th पास करके आप 11th में आए हैं तो आई वेलकम्ड यू ऑल एट न्यू स्ट्रीम। क्योंकि ये आपके लिए एक बिल्कुल नया दौर है और ऐसा नहीं है बच्चों, पहले ही बता दूं कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने 10th में अच्छा स्कोर नहीं किया तो आप 11th में भी नहीं कर पाएंगे, या अभी तक आपका स्कोर नीचे रहा तो आप 11th में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। इफ यू प्रिपेयर्ड वेल, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं और सब कुछ बहुत ध्यान से करते हैं तो आप 11th में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और आप अपने जहां आप फॉल करते हैं, अगर आप एवरेज स्टूडेंट में फॉल करते हैं तो आप अपने लेवल बढ़ा सकते हैं। आई मीन जस्ट मीन टू से, और आप हाई लेवल में ही पहले से फॉल करते हैं तो आप उससे भी ऊपर जा सकते हैं। तो आपके 10th के मार्क्स, 10th के सब्जेक्ट्स 11th में कोई मायने नहीं रखेंगे अगर आपने कॉमर्स लिया है तो, बिकॉज इट इज ऑल न्यू। सब कुछ नया पढ़ना है, जीरो से पढ़ना है। आप शुरू से ही बहुत अच्छा पढ़िए, शुरू से ही हर चीज को समझ समझ के ध्यान से पढ़िए तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। और अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और स्टैट्स, इकोनॉमिक्स, ये सब इतने अच्छे चीजें हैं ना, मतलब एक्चुअली प्रैक्टिकल है। जैसे मैं खुद की बात करूं तो मेरे को 10th तक पढ़ने में बहुत आलस आता था, बिकॉज आई डोंट लाइक साइंस एट ऑल एंड आई डोंट लाइक मैथ्स, जो मेरे को लगता है कि सब बच्चों की सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं खुद एक प्रैक्टिकल बंदी हूँ, मुझे वो चीजें करने में ज्यादा मजा आता है जो प्रैक्टिकली चल रहा है, राइट। तो कॉमर्स एक ऐसी फील्ड है बच्चों जो प्रैक्टिकली चल रहा है, जो प्रैक्टिकली होता है, वो आपको उससे रूबरू कराता है। तो अगर वो उससे रूबरू कराता है और आप में वो चीजें जानने की उत्साह है तो आपको इन चीजों में, अकाउंट्स पढ़ने में, स्टैट्स पढ़ने में, बिजनेस स्टडीज पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। तो इट्स नॉट ओवरऑल टफ, टफ नहीं, बस ये आप रटने की जगह कॉन्सेप्चुअल पढ़े। अगर आप कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे और आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत मजे आएंगे ये सब्जेक्ट्स पढ़ने में। ठीक है बच्चों, तो जो मैथ, साइंस, इंग्लिश जो आप पढ़ते हुए आए थे उन सबको छोड़ दीजिए पीछे। जितनी आपकी परसेंट आई थी, 60, 70, 50, 40, वॉट एवर, उन सबको पीछे छोड़ दीजिए और सोच लीजिए मन में कि हमें कुछ नया करना है, हमें कुछ करके दिखाना है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए। आज मैंने आपके लिए पहला चैप्टर लिया है अकाउंट्स का, दैट इज, मैं आपको दिखाती हूँ, अकाउंटिंग एंड इट्स टर्मिनोलॉजीज। तो जो अकाउंटिंग एंड इट्स टर्मिनोलॉजीज है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट डू मीन बाय अकाउंट्स, अकाउंट्स क्या है, और उसमें जो हम टर्म्स यूज करते हैं, जो बोलते हैं, और आप सुनते भी होंगे अपने घर में वो टर्म्स जो आपके, अगर आपके घर में आपके पापा, आपका बड़ा भाई, आपकी बड़ी बहन कोई बिजनेस में है, या कोई अंकल वगैरह बिजनेस में है, घर में कोई बिजनेस है, या वो एम्प्लॉय भी है तो भी वो ऐसे टर्म्स का काम में लेते हैं। तो आप वो सब चीजें सुनेंगे, सुनते ही हैं डेली लाइफ में, तो आपको वो सब चीजें देखनी है। चलिए, तो आज मैं आपको थोड़ा सा ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि मैंने आगे आप बेसिक नॉलेज आपको दिया है और मैं छोटे छोटे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। मैंने काफी सारे 12th के वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे रखे हैं, तो आप एक काम कीजिए, आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट्स हो आपको मिलते जाए। और अगर आपके भाई बहन कोई 12th स्टैंडर्ड में, आपके नेबर या आपका फ्रेंड, तो मैंने 12th के तो बहुत सारे वीडियो रखे हैं और उन्हीं फ्रेंड्स की उन्हीं सब फ्रेंड्स की डिमांड थी, उन्हीं स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि मैम आप 11th का भी रखिए, क्योंकि हमारे लिए तो एकदम नया है और हम कहीं अभी कोविड की सिचुएशन में कहीं जा नहीं पा रहे। तो स्टूडेंट्स आप खुद तो देखिए ही, और प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज वैसे भी जितना डिस्ट्रीब्यूट करते हो उतना बढ़ता है, और इसमें आप एक दूसरे के साथ शेयर करते करते एक दूसरे के साथ डिस्कस भी कर सकते हैं, तो आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो लेट्स स्टार्ट टू आवर चैप्टर। तो चलिए बच्चों, हम चलते हैं अपने चैप्टर पे, वो है अकाउंटिंग एंड टर्मिनोलॉजी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। तो ये जो आगे दे रखा है इंट्रोडक्शन पार्ट, वो कुछ काम का नहीं है, तो मैं आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि वो मीनिंग्स मैं डायरेक्ट आपको समझा दूंगी, वो ऑटोमेटिक आ ही जाएंगे आपके एग्जाम्पल्स में। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे चलते हैं कि अकाउंटिंग क्या है। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। मतलब अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग एक आर्ट है, यानी एक कला है, जो आप कला, मतलब कला मतलब ड्राइंग जो आप करते हैं,
तो अकाउंटिंग इज आर्ट, आर्ट है किस चीज का, रिकॉर्ड करने का, जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो ट्रांजेक्शन को, क्लासीफाई उनको टुकड़ों में प्रॉपर हेड के अंदर क्या कर रहे हो, क्लासीफाई कर रहे हो, एंड समराइजिंग यानी उनको ऐसे शॉर्ट कर रहे हो, ऐसे बड़े बड़े लाइंस में स्टेटमेंट्स नहीं लिख रहे हो, उनको शॉर्ट कर रहे हो इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, एक प्रॉपर मैनर में, सिग्निफिकेंट मतलब जो पहले से सिग्निफाई है यानी जो पहले से दिया हुआ है उस मैनर में, एंड इन टर्म ऑफ मनी, पर वो किस टर्म में होना चाहिए, इन टर्म ऑफ मनी होना चाहिए, यानी उसके अंदर अकाउंटिंग के अंदर वही ट्रांजेक्शन आने चाहिए जो मनी के अंदर काउंटेबल हो, जिनको मनी के अंदर मेजर किया जा सके, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स which are in a part at least of financial character, जिसका या तो वो पूरा ट्रांजेक्शन या उसका कोई पार्ट कोई फाइनेंशियल कैरेक्टर रखता हो, जैसे फाइनेंशियल कैरेक्टर मतलब कि उसमें कोई मनी आती हो, या तो लेने का या मनी देने का काम हुआ हो, एंड इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, और उसका रिजल्ट बता रहा हो, तो वो क्या कहलाएगी, अकाउंटिंग कहलाएगी। तो अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म ऑफ मनी, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर इन पार्ट ऑफ एटलीस्ट of a financial character and interpreting the results thereof, यानी या तो वो क्या कर रहा हो, फाइनेंशियल कैरेक्टर दे रहा हो, यानी या तो वो मनी वगैरह में मेजर हो रहा हो, या फिर उसका कोई रिजल्ट सामने आ रहा हो, वही क्या है, अकाउंटिंग है। चलिए अब ये अमेरिकन स्टैंडर्ड काउंसिल ने एक डेफिनेशन दी थी, इट इज अ सर्विस एक्टिविटी। आपने सुना ही होगा कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जैसे डॉक्टर अपनी सर्विस देता है, अपनी प्रोफेशनल वो हम पर फीस लेता है, काय के लिए फीस क्यों लेगा वो, क्योंकि वो हमें सर्विस दे रहा है। इसी प्रकार से चार्टर्ड अकाउंटेंट भी क्या होते हैं, फीस लेते हैं, क्योंकि वो हमें अपनी सर्विस देते हैं। अकाउंटेंट अगर आपके बिजनेस में कोई है तो बिजनेस में देखो तो सीए होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटेंट होते हैं, एमकॉम बीकॉम करने के बाद अकाउंटेंट बन सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट्स होते हैं, तो वो क्या दे रहे हैं, अपनी सर्विस दे रहे हैं, वो कोई प्रोडक्ट हमें सेल नहीं करते, वो अपनी सर्विसेज हमें देते हैं, यानी उनके पास जो स्किल और नॉलेज है वो हमारे साथ उस स्किल और नॉलेज को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, और हमारे हमारे काम के लिए उस स्किल और नॉलेज का यूज करते हैं, तो वो क्या दे रहे हैं, अपनी सर्विस दे रहे हैं, इसलिए उसको क्या बोला गया है, सर्विस एक्टिविटी। इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, मतलब क्वालिटेटिव नहीं कि भाई वो बंदा क्लेवर है, वो बंदा ऑनेस्ट है, ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं देते, उस बंदे से हमें इतने रुपए लेने हैं या उस बंदे को इतने रुपए देने हैं, यानी वो इंफॉर्मेशन देते हैं जो जिसको मेजर किया जा सके, जिसको गिना जा सके, काउंटेबल, ठीक है। प्राइमरीली फिनेंशियल इन नेचर, प्राइमरी फंक्शन क्या होना चाहिए उसका, फिनेंशियल होना चाहिए, यानी मनी में मेजर किया जा सके, ऐसा होना चाहिए। अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक आपने पढ़ा ही है 11th में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, इकोनॉमिक एंटिटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटी विच कैन बी मेजर इन अ मनी, वो इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, इकोनॉमिक बीए में आपने पढ़ा होगा 11th स्टैंडर्ड में, तो वही बता रहा है अबाउट इकोनॉमिक एंटिटीज, एंटिटी मतलब कंपनी, फर्म, यानी जिसके अंदर आप बिजनेस कर रहे हो वो क्या कहलाती है, एंटिटी कहलाती है। तो इकोनॉमिक मतलब वो एंटिटी जो प्रॉफिट के लिए, जो मनी के लिए बाजार में काम कर रही है, दैट इज इंटेंडेड टू बी यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन, और वो क्या ले रही है, इकोनॉमिक डिसीजन लेती है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो अकाउंटिंग आपको समझ में आया, अकाउंटिंग कुछ नहीं है, अकाउंटिंग में सिंपल बोलूं तो अकाउंटिंग क्या है, मैंने राम को 50,000 रुपए दिए, तो अगर मैंने राम को 50,000 रुपए दिए तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगी आई हैव गिवन राम ₹50,000, ऐसे नहीं लिखूंगी, उसमें क्या लिखूंगी, मैंने राम को दिए हैं पैसे तो कैश जा रहा है, तो लिखूंगी राम अकाउंट डेबिट, राम क्या बन गया, मेरा डेटर बन गया, टू कैश, और कैश मेरे पास से जा रहा है। तो ये आपका अकाउंटिंग हुआ, क्या कि आपने उसको एक पहले से सिस्टमैटिक मैनर जो डिसाइड किया हुआ है क्रेडिट डेबिट का जो होता है उस तरीके से उसको उसके ट्रांजैक्शन को क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया, ताकि वो कोई भी बंदा अकाउंटेंट अकाउंट से रिलेटेड उसको समझ सके, एक शॉर्ट तरीके से समराइज कर दिया, और वो क्या है, अकाउंटिंग एक आर्ट है, राइट। चलिए नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक।
अब बच्चों कैरेक्टरिस्टिक आपको कहाँ से उठाना है, यही इसी वाली डेफिनेशन में से उठाना है। तो चलिए पहला देखिए, यहाँ पे दिख रहा है आपको फाइनेंशियल कैरेक्टर, तो ये इसका क्या है, पहला कैरेक्टर है। और ये देखिए ये रहा फाइनेंशियल कैरेक्टर, मैंने मार्क किया है देखिए। तो आपको डेफिनेशन में से कैरेक्टरिस्टिक मिल जाएंगे बहुत सारे। तो फाइनेंशियल कैरेक्टर होता है, अकाउंटिंग क्या होती है, फाइनेंशियल कैरेक्टर होना, कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी ट्रांजेक्शन को मनी में मेजर किया जा सकता है, खाली वही ट्रांजेक्शन अकाउंट्स में रिकॉर्ड होने चाहिए, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक है, अदरवाइज वो अकाउंट का पार्ट नहीं होगा। अब हम पढ़ते हैं, transaction or event which are recorded in accounting must be measurable in monetary value, उसको मनी में मेजर किया जा सकना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 10,000 kg of chemical is purchased, 10,000 केमिकल परचेज किया, द वैल्यू ऑफ दिस परचेज हैज टू बी डिटरमाइंड इन टर्म ऑफ मनी, दिस केमिकल इज परचेज फॉर ₹20,000, तो आ गया मनी कि भाई 20,000 का हमने केमिकल खरीदा, तो विच मीन दैट द 10,000 kg केमिकल इज इक्वल टू 20,000 रुपीज। इन एक्सचेंज ऑफ केमिकल 20,000 रुपीज इज पेबल, तो केमिकल आपने लिया और 20,000 रुपए आपने दिए, तो ये क्या है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन मतलब फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक, आप यहाँ पे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी उसका मीडियम क्या होना चाहिए, मनी होना चाहिए, इन टर्म ऑफ मनी। तो ये मिला आपको, सेकंड यहाँ से उठाया इसने, मनी क्या होना चाहिए, उसका मीडियम होना चाहिए, मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो मतलब कि आपने सामने वाले से अगर कोई प्रोडक्ट लिया है या आपने सामने वाले को कोई सर्विस दी है, तो उसके बदले में आप उससे क्या लोगे, पैसे लोगे, तो उस एक्सचेंज का वो क्या होना चाहिए, मनी होना चाहिए, तभी वो ट्रांजेक्शन अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। तो ट्रांजेक्शन और इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग कम इनटू existent through the usage of money. Money is an exchange. Money as an exchange will be received by the seller for 10,000 kg of chemical. यानी आप 10,000 केमिकल 10,000 किलो केमिकल दोगे तो उसके एक्सचेंज में क्या लोगे, पैसे लोगे, तो मनी आपके एक्सचेंज ऑफ मीडियम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, अब इसने इसी को ये एग्जाम्पल के तरीके से सिखाया है जो मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन, कोई भी ट्रांजेक्शन जो आपने लिखा है उसका क्या करना होगा, आपको क्लासिफाई करना होगा, उसको एनालाइज करना होगा। तो अभी आपको याद आया, ये वर्ड भी अभी आपने पढ़ा, देखिए पढ़ा ऊपर डेफिनेशन में, ये देखिए क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, तो आप क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग भी लिख सकते हैं, क्लासिफाइंग एंड एनालाइजिंग भी लिख सकते हैं, तो ये यहाँ से आया है। तो क्लासिफाइंग एंड एनालाइजिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, आप क्या करते हो, ट्रांजेक्शन को उसकी सही जगह पर पोस्ट करते हो, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, पी एंड एल, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, ये सब आप आगे आगे बढ़ोगे तो आप जिससे रिलेटेड जिस तरीके का खर्चा है उसको उसके अकाउंट में क्या करोगे, पोस्ट करोगे, इसीलिए बोला है क्लासिफाइंग। और फिर पहले उस ट्रांजेक्शन को क्या करते हो, एनालाइज करते हो, यानी उसको सोचते हो कि वो कहाँ पे हमें पोस्ट करना है और उस अकॉर्डिंग उसको क्या करते हो, क्लासिफाई करते हो। इन अकाउंटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, दीज ट्रांजेक्शंस आर मेड इन कैश फॉर्म और नॉन कैश फॉर्म। तो यहाँ पे नॉन कैश डजंट मीन कि आप कैश कभी दोगे ही नहीं, उसका मतलब है कि अभी आप क्रेडिट पे दे रहे हो, बाद में तो आपको कैश चुकाना ही है, यानी नॉन कैश भी ये मॉनेटरी टर्म ही है। देखो यहाँ पे लिखा है ऑल्सो नोन एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तो आप दो तरीके के ट्रांजेक्शन पढ़ोगे, कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन होते हैं जब मैंने आपसे 10,000 का सामान लिया और साथ ही साथ 10,000 चुका दिए, और क्रेडिट ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन होते हैं जब आप बोलते हो कि भैया अभी दूध दे दो, पापा शाम को आएंगे तब पैसे दे देंगे, तो वो आपका अभी के लिए वो क्या हुआ, आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन, उसको नॉन कैश नहीं बोलेंगे, यानी उसको नॉन इकोनॉमिक नहीं बोलेंगे, इकोनॉमिक ही है पर आपने क्या लिया है, क्रेडिट पर लिया है।
ट्रांजेक्शन आर परफॉर्म फॉर एनी इनकम, एक्सपेंस, एसेट एंड लायबिलिटी बेस्ड एक्टिविटी। इनकम हो सकती है, एक्सपेंस हो सकते हैं, एसेट यानी जो आप जिसके पास आपके पास जिसकी ओनरशिप है वो आपकी एसेट्स है, और लायबिलिटी, लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो आपको फ्यूचर में पे करना है वो आपका क्या है, लायबिलिटीज है। जैसे अगर हमारी डेली लायबिलिटीज की बात करें यानी दैनिक लायबिलिटीज की बात करें, तो जैसे मम्मी पापा की सेवा करना हमारा दैनिक कर्तव्य है, टीचर्स की रिस्पेक्ट करना हमारा लायबिलिटी है। इस तरीके से मैंने अगर आपसे 10,000 रुपए लोन लिया तो उसको चुकाना मेरी क्या है, लायबिलिटी है। तो वो यहाँ पे वही वर्ड है, लायबिलिटी। और एसेट्स, जैसे अगर मेरा घर है या मैं अभी जैसे लैपटॉप यूज कर रही हूँ, ये मेरा है, इसकी ओनरशिप मेरे पास है, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, एसेट कहलाएगा। तो एसेट एंड लायबिलिटीज बेस्ड एक्टिविटी होनी चाहिए। दीज ट्रांजेक्शन आर क्लासिफाइड एंड एनालाइज ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, उनके नेचर के अकॉर्डिंग उनको क्लासिफाई किया जाता है। विच इज राइट फ्रॉम, अब ये ध्यान रखना, विच इज राइट फ्रॉम क्रेडिट एंड डेबिट रूल ऑफ अकाउंटिंग। ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी, अभी थोड़ा बहुत समझा रही हूँ। अकाउंटिंग पूरा बेस ही होता है किस पर, क्रेडिट और डेबिट रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पर। तो क्रेडिट और डेबिट जो रूल है, आपको उस तरीके से ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई करना होता है। जैसे मेरे को किसी से पैसे लेने हैं तो वो मेरा डेटर है, तो मैं उसको क्या बनाऊंगी, डेबिट बनाऊंगी। और मेरे को उसको पैसे देने हैं तो उसको क्या बनाऊंगी, क्रेडिटर बनाऊंगी। ये मैं आपको अच्छे से बाद में समझाऊंगी। तो ये हुआ क्लासिफाइंग एंड एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी जो ट्रांजैक्शन है उसको आपको क्या करना होगा, प्रेस्क्राइब नॉर्म्स, यानी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी आपका 11th में एक चैप्टर है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो फॉर्म है, या सॉरी इंस्टीट्यूट है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ICAI। तो जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उन्होंने प्रेस्क्राइब नॉर्म्स दे रखे। जैसे हम कोई क्राइम करते हैं तो हमें 7 साल की सजा होगी, वट एवर, मुझे नहीं पता है एक्चुअली, आई एम नॉट फ्रॉम लॉ सेक्शन, तो मैं बता रही हूँ खाली आपको। जैसे आपने किसी का मर्डर किया या मैंने किसी का मर्डर किया, तो मेरे को कितने साल की सजा हुई, मानो कि फांसी की सजा हुई या उम्र कैद की सजा हुई, तो वो कौन लाया, वो जज ने अपने आप डिसाइड कर दिया। और उसका भाई होगा तो जज का भाई हुआ, उसने मर्डर किया हो तो 1 साल की सजा, मैंने मर्डर किया हो तो क्या 7 साल की सजा या फांसी की सजा, ऐसा नहीं होता ना। आप बोलोगे नहीं मैम ऐसा नहीं होता, किसी ने भी मर्डर किया हो इतने साल की सजा फिक्स होगी। तो वो आपको कैसे पता चला, कैसे पता चला, हाँ उसके लिए क्या बने हुए हैं, लॉज बने हुए हैं। लॉ में लिखा हुआ है कि भाई सेक्शन इसके अंदर, सेक्शन इसके अंदर ये अगर आप ये करोगे तो आपको ये मिलेगा। आप क्राइम पेट्रोल अगर आपने कभी देखा हो तो उसमें बोलता है सेक्शन 44 के अंदर या सेक्शन 244 के अंदर व्हाटएवर, कि इन सेक्शंस के अंदर इसको ये सजा दी गई। कई मूवीज में भी आता है कि जैसे आर्टिकल 15 है, राइट, तो कई मूवीज भी ऐसी है जिसके अंदर ये कहा जाता है कि इस सेक्शन के अंदर इसको ये सजा दी जाएगी। जॉली LLB देखिए आप, जॉली LLB देखी होगी आपने, तो जॉली LLB में वो लास्ट में लड़ता है केस में और बोलता है इस सेक्शन के अंदर ये लिखा गया है, जज साहब आप देखिए इस सेक्शन के अंदर ये लिखा गया है। तो जैसे लॉयर्स के लिए वो लॉ बनाए गए हैं, ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए भी कुछ लॉस बनाए गए हैं। पर हम उनको लॉ नहीं बोलते, हम उनको क्या बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम कंपनीज को, फर्म्स को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को, कंपनी सेक्रेटरी को, जो भी कॉमर्स के फील्ड में काम कर रहा है उसको फॉलो करना कंपलसरी है। अगर फॉलो नहीं करोगे तो आप जिस कंपनी या जिस फर्म के लिए काम कर रहे हो उसको उस वहां पे जो जितनी पेनल्टी लिखी हुई है वो पे करनी पड़ेगी। तो उनको क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आगे चैप्टर आएगा तब मैं दोबारा पूछूंगी। चलिए, तो वो होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रांजैक्शन की, जो प्रेस्क्राइब नॉर्म्स है, जो प्रेस्क्राइब फॉर्म्स है, उसके अकॉर्डिंग चीजों को इंटरप्रिटेट करना, चीजों को अच्छे से समझाना। इन अकाउंटिंग ओनली अकाउंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड बट आफ्टर अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर प्रेस्क्राइब नॉर्म। कि ऐसा नहीं है कि मैं अपने तरीके से बना दूं आप अपने तरीके से बना दो, ऐसा नहीं होता। जो फिक्स है आपको वैसा का वैसा बनाना होता है। There are also interpreted of basis of the disclosed detail and figure which is called a quantitative information, यानी आपको quantitative information भी देनी होगी। जैसे एक नीचे एग्जांपल दे रखा है, ये वाला लेते हैं।
Example, total income is rupees 20,000, total expenses 12,000. The difference is 8,000. तो 8,000 को क्या बोलेंगे? Is the excess of income, क्योंकि इनकम ज्यादा है, कितनी 8,000 ज्यादा, तो excess of income किसके ऊपर? ओवर एक्सपेंस, तो इसको बोलेंगे 8,000 is excess of income over expenses. This indicates that the person has benefit from this transaction. तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जो भी व्यक्ति इस तरीके से सेल परचेज कर रहा है, यानी जिसकी इनकम 20,000 है और जिसके एक्सपेंस 12,000 है, उसको 8,000 का प्रॉफिट होगा. तो डिफरेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस इज नोन एज बेनिफिट. तो उसको क्या बोला जाता है? बेनिफिट. विच ये तो आपको पता ही है, उसको प्रॉफिट बोलो या बेनिफिट बोलो, कॉमर्स की लैंग्वेज है तो आपको थोड़ा बहुत तो पता ही है. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. अभी आपने डेफिनेशन में अपन ने पढ़ा था क्वांटिटेटिव होना चाहिए, राइट? तो जो भी आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो वो क्या होना चाहिए? क्वालिटेटिव नहीं. हम किसी व्यक्ति की ईमानदारी या क्लेवरनेस, स्मार्टनेस, फेयरनेस या डार्कनेस उस पर नहीं कमेंट करना होता है. हमें ये कमेंट करना होता है कि इसने इस साल कितना पैसा कमाया, इस साल कितने खर्चे हुए, तो उसकी इस साल की इनकम क्या है. तो हम कौन सी एक्टिविटीज मेजर कर रहे हैं? क्वांटिटेटिव एक्टिविटी. तो अकाउंटिंग में सिर्फ वही एक्टिविटी मेजर की जाती है जो मॉनेटरी टर्म्स में हो. जो मॉनेटरी टर्म्स में नहीं होती उसे यहाँ पे मेजर नहीं किया जा सकता. नेक्स्ट, इकोनॉमिक डिसीजन. अकाउंटिंग करना क्या है? एक इकोनॉमिक डिसीजन है. मतलब कि आप शेयर होल्डर्स को बताओगे कि भाई हमारी कंपनी इतना प्रॉफिट कर रही है, तो आप हमारी कंपनी में क्या कीजिए? इन्वेस्ट कीजिए. आपने सुना भी होगा कई लोगों से कि हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप उनसे पूछिए कभी कि आपने कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट किया और आपको क्या पता इसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए. तो वो आपको जवाब देंगे कि हमको ऐसे पता चला कि भाई हमने पिछले साल के इसके रिकॉर्ड्स देखे तो हर साल पैसा, इसका जो शेयर का प्राइस है वो बढ़ ही रहा है. क्यों बढ़ रहा है? अपना लोग अपना बढ़ा रहे हैं? नहीं. क्यों? अगर कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है पिछले 10 सालों से, तो उसके शेयर का प्राइस पिछले 10 सालों से धीरे धीरे इंक्रीज ही हो रहा होगा. तो ये सब क्या है? इकोनॉमिक डिसीजन है कि आप उस कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, उस कंपनी को आपको लोन देना है या नहीं देना, बैंक आपको लोन देना चाहती है या नहीं चाहती. ये सब क्या है? इकोनॉमिक डिसीजन है. एक छोटा सा अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं, मानो मेरे फ्रेंड ने आके मुझे बोला कि ऋतु मेरे को 200 रुपए की जरूरत है, आप दे दीजिए. तो मैं बोलूंगी कि मैं कल तक वेट कर, मैं देखती हूँ मैं दे पाती हूँ. तो फिर मैं क्या करूंगी? भाई 200 रुपए देने हैं, तो मैं 5 लोग जो उसके आसपास रहते हैं तो उससे पहले पता करूंगी कि अगर इसको कोई पैसे देता है तो क्या ये वापस दे पाता है. तो मैंने उस व्यक्ति की फिनेंशियल कैपेबिलिटी पर इन्वेस्टिगेट किया, राइट? कि भाई वो मेरा पैसा, पहले आप किसी को भी लोन देने से पहले या किसी को भी पैसा देने से पहले ये पता करते हो कि वो चुकाने की कैपेबिलिटी में है या नहीं है, उसके पास कितनी एसेट है, उसके पास कितनी लायबिलिटी है. तो अब फिर आप सोचते हो कि उसको देना है लोन या पैसे देने हैं या नहीं देने. तो वो क्या है? आपका इकोनॉमिक डिसीजन है. चलिए, डिफरेंट स्टेक होल्डर टेक देयर डिसीजन बेस्ड ऑन अकाउंट्स प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटिंग. एग्जांपल, क्रेडिटर मेक देयर डिसीजन टू लैंड मनी टू द कंपनी. अभी मैंने आपको समझाया, क्रेडिटर को अगर किसी कंपनी को लोन देना है तो वो किस पे लेगी? इकोनॉमिक डिसीजन. तो वो जो डिसीजन होगा उसका कि देना है या नहीं देना, वो क्या कहलाएगा? उसका इकोनॉमिक डिसीजन कहलाएगा. लास्ट, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन. क्यों बोला हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन? देखिए, आप कभी भी अपनी स्कूल में ही जाइए. मैं आपके लेवल का एग्जांपल लेती हूँ. आप अपनी स्कूल में जाइए और अपनी स्कूल में सर से पूछिए कि सर आप कितने साल का डाटा रिकॉर्ड करके रखते हैं, यानी कितने पिछले साल स्टूडेंट्स का, टीचर्स का डेटा रिकॉर्ड करके रखते हैं. तो वो आपको बोलेंगे 8 साल या 5 साल. तो ये क्या है? हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, पुरानी इंफॉर्मेशन जो आपको मिल रही है. जैसे आप उनसे पूछो कि सर आपने ना 2 साल पहले या 3 साल पहले 2017 में या 2018 में आपने कितना इनकम, कितना प्रॉफिट हुआ था स्कूल को, या उसकी कितनी टोटल फीस आई थी या टोटल एक्सपेंस कितने हुए थे. तो वो फटाफट कंप्यूटर पे डालेंगे और उनको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. तो वो कैसे मिली? क्योंकि उन्होंने हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन का पूरा रिकॉर्ड रख रखा था. तो अकाउंटिंग के जैसे मैंने आपके लॉज बताए, नॉर्म्स बताए कि ये होते हैं, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि हर कंपनी को जिसकी ऑडिट हो रही है, या हर फर्म को या हर बिजनेसमैन को
जो बिजनेस करता है उसको कम से कम अपने 5 से 8 साल के डेटा को सेव कर रखना जरूरी है। चाहे पहले जैसे वो लोग नोट पे नोटबुक्स में रखते थे जो लाल करके बही खाता वगैरह होती है, और अब वो सारे टेक्नोलॉजी आ गई है तो कंप्यूटर में या फिर उनके ड्राइव्स में सेव होते हैं, पर होने कंपलसरी है। क्योंकि अगर आपने पिछले साल कुछ घोटाला किया हो और गवर्नमेंट को इस साल पता चला या आने वाले साल में पता चला, तो भी आपके पास अगर रिकॉर्डिंग नहीं होगी तो गवर्नमेंट आपको पूरी पेनल्टी लगा सकती है, ये भी लिखा हुआ है, राइट। चलिए, इन अकाउंटिंग ऑल पास्ट ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड, दीज पास्ट ट्रांजेक्शन और इवेंट बिकम हिस्ट्री बन जाती है। पास्ट ऑलवेज डिस्क्लोज हिस्ट्री, अकाउंट्स प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री रिप्रेजेंट हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन एंड रिजल्ट, थस अकाउंटिंग एज अ रिलेशन विद हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग का किससे रिलेशन होता है? हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन से। इवन हिस्ट्री से ही पता चलता है, जैसे मैं मानो एक बहुत बड़ी कंपनी की ओनर हूँ, अब मुझे मैं को देखना है कि पिछले सालों के मुताबिक मेरा इस साल कितना ग्रोथ हुआ या कोविड के कारण मेरे को कितना लॉस हुआ। तो मैं क्या करूंगी, पिछले 10 सालों से मेरे कंप्यूटर में डेटा डालूंगी, ग्राफ वाइज डेटा डालो, चाहे आपके प्रेजेंटेशंस डालो, और देख लूंगी उनको कंपेयर करके कि मेरे पिछले 7 सालों में कितना प्रॉफिट था या पिछले 10 सालों में कितना प्रॉफिट था और इस साल का कितना प्रॉफिट रहा। वो कब पॉसिबल होगा? जब मेरे पास हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन होगी। चलिए स्टूडेंट्स, एक काम करते हैं, आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स आएंगे नेक्स्ट, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा तो आपको थ्योरी है बोरिंग होगा, इसलिए मैं आज यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो आपको कल ही मिल जाएगा, मैं कल ही डाल दूंगी। तो और आप प्लीज इसको शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस पे 11th और 12th से कॉमर्स से रिलेटेड ही सबसे ज्यादा वीडियोस हम डाल रहे हैं। इवन कुछ सब्जेक्ट तो हम हिंदी में भी डाल रहे हैं। अगर हिंदी मीडियम के कुछ स्टूडेंट्स या आपके फ्रेंड्स हैं या आपके नेबर्स हैं तो आप उनसे भी बोलिए और उनसे भी ये चैनल सब्सक्राइब कर कीजिए, क्योंकि हिंदी मीडियम की वीडियोस आपको ज्यादा कहीं मिलेंगे नहीं यूट्यूब पे, पर हमारे चैनल में हम वो भी डाल रहे हैं, तो आप वहां से वो भी ले सकते हैं। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो या कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इवन मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको चैनल पे से डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, एक ही रिक्वेस्ट है, इसको जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।